अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं? मैं होप करता हूँ ठीक ठाक होंगे। हमारा जो पहला लेक्चर होता है उसमें मैंने इंट्रोडक्शन और वेरिएबल्स और उनकी डेटा टाइप्स वगैरह के बारे में आपको बताया था। ये हमारा सेकंड लेक्चर है और इसमें हम देखेंगे कि कंडीशनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। मुझे खुशी थी कि बच्चे जल्दी करना यानी कि करना चाह रहे थे प्रोग्रामिंग को, तो हम दो तरह से देखेंगे। हम पहले एक चीज़ को देखेंगे, उसका कंसेप्ट देखेंगे, फिर हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि आया कि वो काम कैसे करता है। हमारा ये तरीका रहेगा, यानी कि एक हम उसको डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। तो ये हमारा सिस्टम रहेगा यहाँ पे। तो मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा, अब हमारे पास हमारा जो टॉपिक था वो था कंडीशनल स्ट्रक्चर्स, यानी कि हम इफ़ एल्स पढ़ेंगे, स्विच पढ़ेंगे, लूप्स में वाइल डू वाइल और फोर लूप्स पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक है एरेज का, उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सबसे पहला जो है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं। आपको पता है रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये किसी भी दो वैल्यूज़ के दरमियान एक रिलेशन, या हम कह सकते हैं ये ना मोस्टली जब हम कंडीशनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, ये जो कंडीशनल स्ट्रक्चर्स हैं, लूप्स हैं, इनकी बात करते हैं, तो ये मोस्टली ना यूज़ होते हैं इसके लिए कंडीशन चेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम एक कंडीशन चेक कर सकते हैं, इफ़ ए इज़ लेस देन बी मीन्स एक कंडीशन चेक हुई, ये रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू चेक होती है। इस तरह यानी कि हम कंडीशनल स्ट्रक्चर में रिलेशनल ऑपरेटर को ऐसे यूज़ करते हैं। उसके आप देखें एक लेस देन का ऑपरेटर है, ये पहले नंबर पे। उसके बाद आप देखें लेस देन इक्वल टू है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई वैल्यू एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से या तो लेस है या तो इक्वल है। इस तरह एक ग्रेटर देन है, वो बताती है कि क्या एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है। उसके बाद एक ग्रेटर देन इक्वल टू है, वो बताती है कि या तो एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से या बड़ी होगी या उसके इक्वल भी हो सकती है। और एक इक्वल टू है। हाँ, जब हम इफ़ कंडीशंस की बात करते हैं तो अगर हमने देखना हो कि आया कि ए बी के इक्वल है या नहीं, तो हम एक सिंगल इक्वल नहीं लगाते, हम डबल इक्वल टू लगाते हैं। सी लैंग्वेज का ये सिंटैक्स है, इफ़ ए इज इक्वल टू बी, ऐसे हम कंडीशन लगाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, एग्जाम्पल लिख दूँ। अच्छा, इसका ये मतलब है कि आया कि ए बी के इक्वल है भी सही या नहीं। और इसके बाद एक एंड वाला आता है, ए नॉट इक्वल टू बी, इसमें ये नोट का साइन आता है और साथ इक्वल का साइन आता है। तो ये हम देखेंगे, हम कंडीशनल स्ट्रक्चर में मोस्टली इनको यूज़ करते होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो पहला हमारा मेन टॉपिक है, हाँ मैं बताता चलूँ बच्चों को कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती, ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं या मोस्टली बच्चे जब ऑनलाइन लेक्चर्स में बैठते हैं तो एक तो वो सही तवज्जो नहीं देते, चलें वो तो अलग बात है, मगर हमारे एरिया में मुख्तलिफ यानी कि शहर के बीचों बीच तो हमारे इंटरनेट की सहूलियात काफ़ी हैं, 4G आता है, मगर थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूर रहता है, 2 किलोमीटर दूर, वो उसके तो इंटरनेट बिल्कुल आता ही नहीं। और हमारे यहाँ तो जायज़ के 4G के सिग्नल नहीं आते, तो वो बच्चों के ना लैग्स बहुत ज़्यादा आते हैं, वो फिर बच्चे सुन नहीं पाते सही चीज़ें। तो मैंने सोचा ये मैं रिकॉर्ड करके आपको सेंड करूँ, इसके बाद हम एक ऑनलाइन सेशन करें जिसमें आप ये बताएं कि सर इस चीज़ की थोड़ी समझ नहीं आई, या मैं और चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, या मैं इस तरह की और हम चीज़ों की तरफ जाएँ। तो मैं इसीलिए सोचा कि रिकॉर्ड करूँ। वैसे हमारा ऑनलाइन सेशन होना था, ऑनलाइन सेशन होगा, बट इस रिकॉर्डिंग के बाद जब आप इसे देखेंगे, इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि यानी कि इसके बाद एक अपने वक्त के मुताबिक, यानी कि 3 बजे तो हमारा मुकर्ररा वक्त है, उस पर ऑनलाइन सेशन हो रहा, हम इन टॉपिक्स पे दोबारा डिस्कशन करें, बट अगर आपको समझ ना आए तब। अच्छा, इसके बाद हमारे पास पहला टॉपिक आता है, वो है इफ़ कंडीशन। अच्छा, इफ़ कंडीशन क्या? इफ़ कंडीशन सिंपली अगर आप एक कंसेप्ट देखें तो ये एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को या तो एग्जीक्यूट करती है या तो उसे इग्नोर कर देती है। फॉर एग्जांपल ये इफ़ कंडीशन है, इसके बाद आपने देखा ये यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखा होगा, लाइक मैं आपको लिख के बताता हूँ। मोस्टली हम वेरिएबल्स इफ कंडीशंस के अंदर डिक्लेयर नहीं करवाते, बट यू कैन डू इट। सीखने के लिए तो कर ही सकता है बंदा। इंट ए इज इक्वल टू बी, इंट ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू ए। मीन्स आप कुछ भी एक ब्लॉक बना दिया आपने स्टेटमेंट्स का, बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, ये मीन्स कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो अब ये जो सिंटैक्स है ना, इसमें सबसे पहले अब आएगा कि आपको ये पता चला कि इफ़ कंडीशन किस लिए यूज़ होती है लैंग्वेज में। हमने कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, या तो हमने उन्हें एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, या तो हम चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारा कंपाइलर या एग्जीक्यूट होते वक्त इग्नोर कर दें।
तो हम एक कंडीशन लगा देते हैं, हम लिखते हैं इफ़ कंडीशन। तो ये इफ़ कीवर्ड है हमारे पास। आपको मैंने बताया था कीवर्ड रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो यानी कि लैंग्वेज में किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। तो इफ़ हमारे पास कंडीशनल वर्ड है, इसके बाद हम ब्रैकेट में हम कंडीशन लिखते हैं। मैं इसका आपको लिख के बताता हूँ एक दफ़ा। फॉर एग्जांपल इफ़, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ़ ए इज इक्वल टू बी सी आउट। ओहो, मैं आपको बताऊं यहाँ पे मैं गलती कर गया। मैं आपको पहले भी बता के चला हूँ कि जब आपने इफ़ कंडीशन के अंदर कंपैरिजन करवाना है तो आपने वन इक्वल नहीं लिखना, आपने यहाँ पे डबल इक्वल लिखना है। कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल टू है। तो ये इफ़ ए इज डबल इक्वल टू बी सी आउट, हम क्या सी आउट करना चाहते हैं, हम लिखते हैं सिंपल जैसे ए इज इक्वल टू बी। अब आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि हमने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट नहीं बनाया। फॉर एग्जांपल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का मतलब है ज़्यादा सारी स्टेटमेंट हो और वो करली ब्रेसिस से स्टार्ट और एंड हो रहा होता है। ये देखें, ये जो करली ब्रेसिस है हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास एंड हो रहा है। तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमारे पास ऐसे होता है। मगर अगर हमारे पास सिंपली एक स्टेटमेंट है, हमने इफ अगर एक कंडीशन में सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है तो वो हम इस ब्लॉक के बगैर भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा इफ कंडीशन का। इफ कंडीशन के भाई हमने एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है या इग्नोर करवाना है तो हम उसको इफ कंडीशन पे लिख देते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है, इफ कंडीशन इज ट्रू, तो वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है। अगर कंडीशन फॉल होती है तो वो उसको इग्नोर करके बाहर का जो प्रोग्राम है यानी कि उसके बाद का जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट करता है। अच्छा, आपको इसमें एक कंडीशन में एक बात बताता चलूं कि एवरी वैल्यू इज ट्रू। अच्छा, इसका क्या मतलब है? वो बताना ये चाह रहा है कि जो भी नॉन जीरो वैल्यू है, मीन्स अगर यहाँ पे इफ कंडीशन में 10, 15, -10, -20 आ जाए तो कंडीशन ट्रू होगी और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर कोई जीरो आ जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लिखते हैं 0 तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। बहरहाल इस कंसेप्ट को हम डिटेल से भी देखेंगे, मगर सिंपली आपने देखना है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है या मतलब इफ़ ए इज इक्वल टू बी ये इस तरह होता है तो फिर हमारे यहाँ वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ए इज इक्वल टू बी नहीं होता तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी सिंपली। अच्छा, अब ना मैंने सोचा कि एक हमने इसके सिंटैक्स को देखा और इसकी डेफिनेशन को देखा। अब हम देखते हैं कि इसके एक एग्जांपल करके देखते हैं कि आया कि ये काम कैसे करता है रियल लाइफ इन्वायरमेंट में। मैंने आपको कहा था हम डेव C++ इंस्टॉल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा, नहीं किया तो अभी कर लें और इसको उस पर एग्जीक्यूट करवा के देखें इस प्रोग्राम को। अच्छा, मैंने सिंपली आपको बताया कि मैंने एक चेक करना है, एक एग्जाम्पल है, एन एग्जाम्पल ऑफ इफ़ कंडीशन टू चेक इफ़ x इज स्मॉलर देन y। क्या है, मैंने सिंपली लाइब्रेरी फाइल्स इंक्लूड कराई, स्टैंडर्ड नेम स्पेस को बताया उसे और हमने स्टार्ट कर दिया इंट मेन से। ठीक है, अब सबसे पहले हमने दो वेरिएबल लिए x और y। उसके बाद हमने x को 5 एलोकेट किया, y को 10 एलोकेट किया। फिर हमने एक कंडीशन लगाई इफ़ x इज लेस देन y तो क्या सी आउट कर दे x इज स्मॉलर। इफ़ x इज ग्रेटर देन y तो फिर क्या प्रिंट कर दे x इज ग्रेटर। यानी कि एक कंडीशन है, उस कंडीशन की बेस पे या तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है या ये सिर्फ वन स्टेटमेंट या तो एग्जीक्यूट होगी या तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर इस कंडीशन के अंदर 2-3 स्टेटमेंट होती तो हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट में डाल देते। अगर यहाँ पे 2-3 स्टेटमेंट हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और स्टेटमेंट हो सी आउट x इज वेरी मालर में, एक एग्जांपल के तौर पे मैं कर रहा हूँ। तो अगर ये ऐसी स्टेटमेंट होती तो हम इसे ब्लॉक में डालते हैं और अगर सिंगल स्टेटमेंट हो तो हम ब्लॉक के बगैर भी उसे एग्जीक्यूट और अनएग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम को ना हम इसको करके देखते हैं अपने डेव C++ कंपाइलर पे। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ सारे को और मैं इसको ये कॉपी करता हूँ और मैं इसको कोशिश करूँगा कि मैं इसको डेव में पेस्ट करके इसको हम रन करके देखें कि आया कि ये चल भी रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपने डेव इंस्टॉल किया हुआ है
तो मैं आपको बताता चलूँ कि डेव में जैसे आपका डेव ओपन होगा, आपने सिंपली क्या करना है, फाइल पे जाना, ऊपर न्यू और सोर्स फाइल लानी है और वहाँ पे अपना कोड लिखना है। मोस्टली कोशिश करें लिखें, अगर नहीं लिखना तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, बट जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया वो तो आपको लिखनी पड़ेंगी। अच्छा, ये एक कोड मैंने कॉपी किया था, तो हम देखते हैं कि आया ये एग्जीक्यूट भी होता है या नहीं। तो हम इसे कंपाइल करके देखते हैं। हम इसे नाम दे देते हैं DITION कंडीशनल, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, अब हमने इसे कंपाइल किया तो बता रहा है 0 एरर, वार्निंग 0। इसमें कोई एरर आ भी सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इन्वर्टेड कोमा ना लगाया हो या आपने जहाँ से ये ना लगाया हो, तो अगर आप फिर एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको कंपाइलर एरर भी आ सकता है। तो आप हर चीज़ को, सेमीकोलन को, हर चीज़ को देखें। अच्छा, इसको जब हमने एग्जीक्यूट किया तो उसने हमें एक स्टेटमेंट शो करवाई, वो है x इज़ वेरी स्मॉलर, और उसके बाद उसने लिखा x इज़ स्मॉलर, यानी कि 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहले उसने प्रिंट करवाया x इज़ वेरी स्मॉलर, फिर उसने अगली लाइन पे आया तो उसने एग्जीक्यूट करवाई x इज़ स्मॉलर। अच्छा, अगर हम इसको हम चाहते हैं कि जो नेक्स्ट लाइन है, फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है ये वाली, ये नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो, तो हम यहाँ पे एक हमारे पास होता है ENDL, इसे कहते हैं एंड लाइन, यानी कि ये हमें लाइन को नेक्स्ट लाइन पे ले आता है। तो वो क्या होगा, अगर हम इसे एग्जीक्यूट करवाएं, कंपाइल हुआ, अभी हम इसे रन करवाते हैं, तो उसने x इज़ वेरी स्मॉलर को पहली लाइन में प्रिंट किया, x इज़ स्मॉलर को दूसरी में, यानी कि उसने एक कंडीशन की बेस पे एक स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया। ठीक हो गया, हमने ये इफ़ स्टेटमेंट को करके देख लिया हुआ। तो अब हम नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है इफ़ एल्स। अब हम इफ़ कंडीशन में करते क्या थे, इफ़ कंडीशन में ये करते थे कि एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या एक स्टेटमेंट को या तो हम एग्जीक्यूट करवाते थे या तो इग्नोर करवाते थे। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती थी तो हम एग्जीक्यूट करवा देते थे, अगर फॉल्स होती थी तो उसको इग्नोर करवा देते थे। मगर ऐसा है, इफ़ एल्स में ऐसा है कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हम उसकी जगह एक और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये सिंटैक्स देखें इसका, इफ़ उसके बाद लिखी कंडीशन, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो फिर ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट वन ब्लॉक, कंडीशन के डायरेक्ट बाद वाला ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू। अच्छा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज फॉल्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है मतलब एक ना एक ब्लॉक ज़रूर एग्जीक्यूट होगा, या तो वो एल्स वाला होता है या तो इफ़ वाला होता है। अब ये हमारी किस्मत पे मुनसर करता है कि कौन सा होने जा रहा है। अच्छा, इसकी भी मैंने एग्जांपल लिखी, हम इसे डेव में कॉपी करके देख लेते हैं कि आया कि ये चलता भी है या नहीं। तो हम इसे हमने एक प्रोग्राम लिया। अच्छा, इस प्रोग्राम की लॉजिक क्या है, इस प्रोग्राम की लॉजिक मैं आपको पहले बता दूं कि ये कर क्या रहा है। ये एग्जांपल हम देख रहे हैं इसकी, ये हमने सबसे पहले पहली लाइन में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया टाइम नाम का, जिसमें हमने बताया कि जो टाइम है वो 20 के इक्वल है। हमने टाइम को डिक्लेयर भी कराया और उसको इनिशियलाइज भी करवा दिया। अच्छा, फिर हमने कंडीशन चेक की, इफ़ टाइम इज़ लेस देन 18, अगर टाइम 18 से लेस है या तो फिर 6 से पहले का टाइम है तो हम उसे कहेंगे गुड डे। एल्स का मतलब है कि 18 से लेस नहीं है, 18 से ज़्यादा है, इसका मतलब है शाम हो चुकी है, यानी कि 7-8 बज चुके हैं, तो उसको क्या प्रिंट करा है, गुड इवनिंग। तो इसका ये काम है। अब हमने यही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है डेव में जाके, तो हम देखते हैं कैसे होगा। हम कहते हैं ये कंपाइल करते हैं, इससे पहले कंपाइल हुआ, कोई एरर नहीं आया, एरर आ भी सकते हैं, और अगर आपके पास एरर आए तो आप उसे गूगल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, मैं एक ब्रैकेट नहीं लगाता, ये फॉर एग्जांपल मैंने ब्रैकेट यहाँ से ख़त्म की, तो अब मैं जब इसको कंपाइल करूँगा तो मुझे एरर देगा, वो बताएगा एक्सपेक्टेड एंड अन आइडेंटिफाइड आईडी बिफोर एल्स। वो कहता है आप एल्स से देखें कि कोई चीज़ एल्स से पीछे गलत है। तो फिर एंड पे आगे उसने एरर बताया एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन बिफोर टोकन, ये मतलब ब्रैकेट। तो इसको आप यहाँ से कॉपी करके आप गूगल पे जाएं और आप इसको पेस्ट करें एरर को,
और ये आपको उसका सॉल्यूशन बताएगा कि क्या कोई भी सॉल्यूशन आप ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये तो एरर हमने खुद डाला, अगर आपका एरर आ भी जाता है। हाँ, अगर कोई बच्चों के पास ऐसा भी होता है कि डेव इंस्टॉल नहीं हो पा रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली इंटरनेट पे जाके आप लिखें ऑनलाइन कंपाइलर, ऑनलाइन C++ कंपाइलर, तो वो इस कंपाइलर को खोल देगा। आप इसके अंदर भी अपनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवा के देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये स्टेटमेंट है सी आउट हेलो वर्ल्ड इसमें लिखा हुआ है और मैं इसे रन करता हूँ, तो ये इसकी आउटपुट वैसे की वैसे मुझे देगा। मेरे ख्याल है मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है। चले हम चलते हैं उस तरफ, अपने टॉपिक को देखते हैं। हम इसको डेव में एग्जीक्यूट करवाते हैं। हाँ, हमने इसको डेव में एग्जीक्यूट करवाया। हमने उसको तो ये था हमारा कोड। हम इसे कंपाइल करते हैं, फिर हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास गुड इवनिंग प्रिंट हुआ, क्योंकि वो जो थी टाइम में वैल्यू वो 18 से ज़्यादा थी। ठीक है, एक कंडीशन की बेस पे या तो एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ या तो दूसरा हुआ। एक्सप्लेनेशन बताइए, आपको भी समझना है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ना एक कंसेप्ट आता है, वो होता है नेस्टेड इफ़। उसमें होता है इफ़ विद इन इफ़, यानी कि इफ़ के अंदर एक और इफ़ होता है, उसको भी नेस्टेड इफ़ कहते हैं। और एल्स इफ़, इसके बाद यानी कि आपने ज़्यादा सारी इफ़ कंडीशंस एक साथ लगानी हो तो आप उसे क्या कर सकते हैं, एल्स इफ़ कह सकते हैं। वो जो नेस्टेड इफ़ है उसे हम बाद में देखेंगे, मगर मैं सिंपली आपको एल्स इफ़ का कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि है क्या चीज़। ये है कि अगर आपने कोई नई कंडीशन लानी है, फॉर एग्जांपल एक कंडीशन अगर वो फॉल्स होगी तो दूसरी कंडीशन फॉल्स होगी तो तीसरी कंडीशन, इस तरह यानी कि आप ज़्यादा सारी कंडीशन लाना चाहते हैं तो आप एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, वो कैसे होगा हम देखते हैं। हम फॉर एग्जांपल बच्चों की एवरेज ग्रेड प्रिंट करवाना चाहते हैं। एक एग्जांपल है, हम प्रिंट करवाना चाहते हैं एवरेज ग्रेड। मैं आपको वैसे ही एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं पहले आपको इसका सिंटैक्स बता दूं। सबसे पहले आपने इफ़ कंडीशन 1, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, बाकी सारे ब्लॉक ऑफ कोड्स इग्नोर हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो दूसरी कंडीशन चेक करेगा, दूसरी कंडीशन ट्रू होती है तो उसको एग्जीक्यूट करके बाकी सबको इग्नोर कर देगा। अगर दूसरी भी रॉन्ग होती है तो वो फिर एल्स पे आएगा और एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि इसमें ज़्यादा सारी कंडीशंस को अगर स्पेसिफाई करना हो तो वो हम यूज़ करते हैं एल्स इफ़। इसी तरह का ज़्यादा सारे पार्ट को अगर एग्जीक्यूट करवाना हो, ज़्यादा सारे पार्ट्स में से कंडीशन चेक करके एक एग्जीक्यूट करवानी हो तो वो हम स्विच भी यूज़ करते हैं। वो भी हम इसी टॉपिक्स में देखेंगे कि क्या है। अच्छा, अब देखें हमारे पास जो इफ़ कंडीशन है वो इस्तेमाल कैसे होता है। फॉर एग्जांपल आप एक लगाएं इफ़ ग्रेड is greater than 80 then print, या आप इसे हम क्योंकि सी आउट हम इसे स्ट्रिंग में लिखेंगे ए प्लस ग्रेड। अब एक कंडीशन अगर ये ट्रू ना हुई, हम दूसरी कंडीशन लगा देंगे एल्स इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 70, तो हम दूसरा प्रिंट करवा देंगे सी आउट क्या सी आउट कर दे ए ग्रेड, या हम इसे कह सकते हैं ये बी ग्रेड भी हो सकता है। तो ये एक एग्जांपल है कि आपने इफ़ एल्स इफ़ को यूज़ कैसे करना है, यानी कि मल्टीपल कंडीशंस को यूज़ कैसे करना है। सेम एग्जांपल है, आपने इस एग्जांपल को अपने डेव C++ कंपाइलर पे ज़रूर रन करके देखना है। वो कैसे, सबसे एग्जांपल में क्या है, टाइम एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, उसको हमने वैल्यू दे दी 22। अगर टाइम लेस देन 10 है तो वो प्रिंट करेगा गुड मॉर्निंग, यानी कि 10 से पहले का वक्त है तो गुड मॉर्निंग होगा। एल्स इफ टाइम इज लेस देन 20, यानी कि 8 से कम का वक्त है तो वो गुड डे प्रिंट कर देगा, और एल्स गुड इवनिंग। अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू नहीं है, मीन्स टाइम फिर
20 से ज़्यादा है तो गुड इवनिंग प्रिंट कर देगा। तो ये इस तरह का हमारे पास एल्स इफ का थोड़ा स्ट्रक्चर है। आपने ना इस प्रोग्राम को सेम जैसे हमने पुराने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखे हैं, आपने इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करके देखना है। अच्छा, इसके बाद एक तीसरा कंडीशनल स्ट्रक्चर आ जाता है जो होता है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में ज़्यादा सारे कोड के ब्लॉक्स होते हैं, हम उसमें से एक एक्सप्रेशन या एक कंडीशन की बेस पे एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवाते हैं, बाकी ब्लॉक ऑफ कोड्स को हम इग्नोर कर देते हैं या हम उन्हें स्किप कर देते हैं। अच्छा, अब इसका सिंटैक्स देख लें। सबसे पहले आता है एक स्विच कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं एक्सप्रेशन कि हमने क्या लाना चाहते हैं, यानी कि किस एक्सप्रेशन की बेस पे हम कंडीशन चेक करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यूजर यहाँ पे देता है वाई, तो वो चेक करेगा क्या केस पहले केस में y है, नहीं, इसको इग्नोर कर देगा। वो दूसरे केस में चेक करेगा, दूसरे केस में y है, इसको इग्नोर नहीं करेगा क्योंकि दूसरे केस में y यानी कि कंडीशन ट्रू हो रही है। इस दूसरे केस वाले कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और वो वहां से ब्रेक की मदद से बॉडी से बाहर आ जाएगा। ब्रेक एक स्टेटमेंट है जिसकी मदद से हम किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को से बाहर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ब्लॉक ऑफ कोड है ये, यानी कि जो भी करली ब्रेसेस के अंदर एक कोड होगा उसे हम कहते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। तो हम ना ब्रेक स्टेटमेंट जहाँ पे लगी होगी वहीं से ये, यहाँ पे अगर ब्रेक स्टेटमेंट लिखी हो तो यहाँ से ये कोड ब्लॉक के बाहर आ जाएगा इस तरह, ठीक है, यहाँ से ये इधर आ जाएगा। अच्छा, हम देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। फिर हम एक कीवर्ड है स्विच, उसके बाद हमने लिखा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि हमारे पास जो मीन्स वैल्यू है या हम किस चीज़ की बेस पे कंडीशन लगाना चाहते हैं वो वैल्यू है। अच्छा, वो अगर x है, पहले इस केस को चेक करेगा, हम लिखेंगे केस, फिर उसके बाद उस एक्सप्रेशन को लिखेंगे। फिर अगर वो केस ट्रू हुआ तो यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स हुआ तो इसको चेक करेगा, ये भी फॉल्स हुआ तो एंड में होता है एक डिफ़ॉल्ट केस। डिफ़ॉल्ट पूरे स्विच में कहीं भी आ सकता है, हम मोस्टली एंड में लगाते हैं ताकि हमें इसकी समझ आए। तो डिफ़ॉल्ट केस में होता है अगर कोई भी कंडीशन इनमें से ट्रू ना हो तो वो डिफ़ॉल्ट केस को एग्जीक्यूट कर दे। ये बिल्कुल इफ़ कंडीशन में इफ़ कंडीशन की तरह है, जहाँ पे अगर इफ़ एल्स लगाते रहें तो एंड में अगर कोई भी सही ना हो तो एल्स वाला केस एग्जीक्यूट कर देता है, जैसे मैंने नेस्टेड इफ का बताया आपको। अच्छा, तो ये तो हुआ हमारा स्विच का प्रोग्राम। अब हम ये इसकी वर्किंग बता रहा है। इसमें स्विच एक्सप्रेशन जो होता है वो एक दफ़ा इवैल्यूएट होता है, हम उसको देखते हैं और फिर बाकी सारी यहाँ से एक्सप्रेशन लेते हैं और बाकी सारे केसेस के साथ उसे मिला के देखते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद वैल्यू ऑफ ईच केस। हर केस के साथ हम कंपेयर करते हैं, अगर कोई मैच हो जाता है तो हम उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, अगर मैच कोई नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट वाला तो एग्जीक्यूट होता ही है। अच्छा, एक प्रोग्राम है जिसमें हमने मेन में आया, हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर जिसको हमने वैल्यू दे दी 4। तो अगर केस 4 आएगा तो वो क्या प्रिंट आउट करेगा, थर्सडे। अगर केस 3 होगा तो वो क्या प्रिंट करेगा, वेडनेसडे। अगर हम 5 देंगे उसे, यानी कि अगर हम इस एक्सप्रेशन में, यानी कि डे के एक्सप्रेशन है या हम वेरिएबल या हमारा कंडीशन वेरिएबल है, अगर ये होगा तो हम क्या प्रिंट होगा, इस डे के मुतालिक जो भी देना। फॉर एग्जांपल अगर डे में होता है 1 तो क्या प्रिंट होगा, 1 में हम मंडे प्रिंट हो जाएगा। अगर डे में होता है 2 तो क्या प्रिंट होगा, केस 2 सही होगा तो हमारे पास ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा। अगर डे में 3 होता है इस तरह, यानी कि हम इसे दोबारा से हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं अपने डेव C++ में। आप कहें तो ये मैं लिख भी दूंगा और आपको कोई एरर आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कि ये एरर को हल कैसे करना है। हम इसको कंट्रोल V कर देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया इंट डे, फिर हमने ना उस डे को पास कर दिया इस स्विच को। अब स्विच ने क्या किया, स्विच ने पहले केस के साथ चेक किया, केस 1 ही ट्रू हो जाता है तो ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा। हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, हम इसको रन करते हैं। ओहो, मेरा ख्याल है ये जो पिछला हमारा प्रोग्राम है वही एग्जीक्यूट हो रहा है बेचारा, तो हम इसे कंपाइल करते हैं। तो अगर हम इसे अब एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास प्रिंट होगा मंडे। ये देखें, मंडे प्रिंट हुआ। मंडे कैसे प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने डे 1 को हमारे पास डे 1 वाली कंडीशन ट्रू हुई। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं 4, डे को हमने वैल्यू दी 4, ये डे में अब चला गया, क्या चला गया 4। अब यहाँ पे वो केस 1 को चेक करेगा, क्या ये ट्रू है, नहीं है तो ट्रू नहीं है क्योंकि हमारे पास तो 4 है। फिर अगले केस पे आ जाएगा, 2 को चेक करेगा, 2 भी ट्रू नहीं है।
हमारे पास आ जाएगा केस 3 पे, 3 भी ट्रू नहीं है। हमारे पास आ जाएगा केस 4 पे, केस 4 ट्रू है क्योंकि उसमें हमारा जो एक्सप्रेशन था डे में, उसमें वैल्यू हमने क्या इनपुट की हुई है 4। तो उसमें आया, उसने देखा सी आउट क्या करवा रहा है, थर्सडे सी आउट करवा रहा है, और फिर ब्रेक की मदद से हम इस ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर निकल आएंगे। अब एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं 12। अब हम ये देखें कि 12 इसमें कोई केस है ही नहीं, केस तो टोटल जा रहे हैं 6, 7 तक। तो यहाँ पे हम 12 तक कैसे करेंगे, इसका सिंपली क्या फार्मूला होगा, इसका फार्मूला है कि ये ना, अगर कोई केस नहीं ट्रू होगा तो हम एक डिफ़ॉल्ट केस लगा देते हैं, वो DEFAULT डिफ़ॉल्ट। आपने क्या करना है, क्या सी आउट करवाना है, सी आउट आप लिख दें प्लीज़ इनपुट ए वैलिड नंबर, या इस तरह का कुछ भी, क्योंकि ये वैलिड नंबर तो नहीं था ना। तो अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं, कोई एरर नहीं आया। तो हमने, अब आप देखें डे में 12 इनपुट किया हुआ, तो अब हम देखते हैं कि आया कि इसका रिजल्ट क्या था। इसको रन किया तो उसने डिफ़ॉल्ट केस को रन किया और उसने कहा कि प्लीज़ इनपुट ए वैलिड नंबर, क्योंकि वो वैलिड नंबर था ही नहीं 12। अच्छा, हमने तीन कंडीशनल स्ट्रक्चर्स कर लिए। अब हम आ जाते हैं अपने लूप्स की जानिब। उनके लूप्स क्या चीज़ें, हम उनकी सिंपली उनकी वो करेंगे, उनका सिंटैक्स देखेंगे, उनको डेफिनेशन देखेंगे, और हम देखेंगे कि आया कि हम इन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। हम इसको डेव C++ में इम्प्लीमेंट भी करके देख सकते हैं। अच्छा, लूप्स का कंसेप्ट अगर हम देखें, मैंने यहाँ पे लूप्स को डिफ़ाइन किया हुआ है। तो अब यह है क्या चीज़, लूप्स होते क्या हैं। लूप ना किसी भी एक स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टेटमेंट है, मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्रिंट करवाना है, सी आउट करवाना है, सी आउट आप करवाना चाहते हैं, सी आउट, ये सी बड़ा हो गया, बट हमारी जो C++ लैंग्वेज है वो हमारी जो ये है, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें अगर आप सी कैपिटल में लिखेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, बट ये चूँकि हमारे ये MS वर्ड की है वोकैबुलरी है, तो आप ये खुद ही इसको कैपिटल कर देता है। तो आपने मगर कैपिटल कभी भी नहीं लिखना ये सी को, ये हमारी सेंसिटिव लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव, कि केस बड़ा या छोटा ना हो, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप लिखना चाहते हैं प्रिंट सी आउट, आप लिखना चाहते हैं, अगर आप ये चीज़ लिखना चाहते हैं तो अब होगा क्या, सिंपली हमारे पास ना एक काम ये होगा कि ये एक दफ़ा प्रिंट हो जाएगी। अगर आप इसे 20 दफ़ा प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप इसे 20 दफ़ा लिख दें, इस तरह लिखते रहें अनटिल अनलेस, ये जब तक यानी कि वो जितनी दफ़ा आपकी ज़रूरत पूरी ना हो जाए। मगर एक इसका और तरीका है सबसे बड़ा, वो है लूप्स। लूप्स क्या होते हैं, लूप किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल लूप एक कब तक चलता, लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होता है, ये होता है हमारा, तो हमारा लूप एग्जीक्यूट होता है एक कंडीशन की बेस पे, कि फॉर एग्जांपल अगर एक कंडीशन ट्रू है तो हमारा लूप उस कंडीशन तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे लूप की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद में अब हमारा सबसे पहला जो लूप आता है वो होता है वाइल लूप। वाइल लूप ना एक ख़ास कंडीशन तक रन होता है। फॉर एग्जांपल हमने एक कंडीशन लगाई वाइल i रिमेन्स लेस दैन 10, तो वो i रिमेन्स लेस दैन 10 तक एग्जीक्यूट होता रहेगा। इसी तरह ना वाइल लूप एक ख़ास कंडीशन तक एग्जीक्यूट होता है। इसका हम अगर सिंटैक्स देखें तो क्या कहता है वो, सबसे पहले आएगा एक वाइल कीवर्ड, उसके बाद आएगी कंडीशन। वाइल तो कीवर्ड है मतलब किसी भी चीज़ का, मगर कंडीशन है। अब मैंने जैसे लिखा x इज़ लेस दैन 10 या x इज़ लेस दैन 20, कि जब तक ये कंडीशन या ये कंडीशन ट्रू रहे, ये लूप रन होता रहे, या जब तक y x से इक्वल रहे या y x के लेस देन रहे, तो ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। इसके बाद एक और चीज़ आती है, उसमें वो होती है एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी होता है। मगर हमने एक सबसे पहले जो दोबारा बताता चलूँ, वाइल कीवर्ड और उसका जो होता है
वाइल उसके बाद उसकी कंडीशन और उसके बाद उसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक वैल्यू है वो उसने 10 तक चलना है तो हम आई में इंक्रीमेंट करेंगे, फिर आई में पहले 0 है, फिर इंक्रीमेंट करके 1 होगा, फिर लूप रन होगा, फिर इंक्रीमेंट में 2 होगा, फिर लूप रन होगा। इस तरह होते होते अनटिल एंड अनलेस लूप मतलब आई में 10 नहीं आ जाता, वो लूप चलता रहेगा हमारा। अच्छा, इसके बाद हम देखें, मैं आपको एक एग्जांपल करके भी बताता हूँ कि हमारे पास एक जो है मैं आपको इसकी एग्जांपल भी बताऊंगा, हम उसको डेव C++ में रन भी करेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल आप ख़ुद भी इसे अप्लाई कर सकते हैं या तो आप इसे यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं कोड को, मगर कोशिश करें ख़ुद करें ताकि यानी कि आपको इसकी इन चीज़ों की अच्छी तरह से समझ आए। अच्छा, इसके अलावा आप देख लें ये हाउ इट इज़ वर्किंग। मैं अब आपको एक और चीज़ मैंने बताई, एक वाइल कीवर्ड होता है, उसके बाद कंडीशन होती है, इसके बाद ना एक इंक्रीमेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आई में हमने एक इंक्रीमेंट करना है तो वो इंक्रीमेंट होगा, और आई में डिक्रीमेंट करना है तो वो डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि आया कि ये इसकी एग्जांपल कैसे काम करें। हमने एक एग्जांपल है, वो एक लूप है जो प्रिंट कर रहा है काउंटिंग फ्रॉम 0 to 4। तो अब वो प्रिंट करेगा लूप की मदद से। हमने स्टेटमेंट एक दफ़ा लिखी होगी बट वो लूप उसको बार बार रिपीट करवाएगा। ये उसकी एग्जांपल है। हम इसको डेव C++ में करके देखते हैं और हम देखेंगे कि डेव में कैसे चलेगा। ये मैं डेव में यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ओह, मेरे ख्याल है थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इसको कॉपी नहीं किया, कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करके जब मैंने देखा तो अब ये देखें ये पेस्ट हो चुका हुआ है। अब अगर हम इसको देखें तो हम इसको कंपाइल करेंगे, उसके बाद इसे रन करके देखेंगे। जब रन होगा तो ये लूप जो है वो गिनती प्रिंट करेगा 0 से लेके 4 तक। यानी कि हमने अब ये देख लें, इसके आउटपुट में नज़र आ रहा है 0 से लेके 4 तक। अब आप देखें कि ये लूप काम कैसे कर रहा है। इसमें सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया, उसके बाद उस वेरिएबल में हमने 0 से इनिशियलाइज कराया। फिर उसके बाद अगर आप देखें हमने एक कंडीशन लगाई, वाइल आई रिमेन्स लेस देन 5, यानी कि जब तक आई 5 से लेस रहे ये कंडीशन रन होती रहे। फिर उसके बाद उससे अगली अगर आप लाइन देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है, उससे अगली लाइन में लिखा हुआ है कि सी आउट आई की वैल्यू, यानी कि फॉर एग्जांपल आई में सबसे पहले 0 था, फिर आई में 1 का इंक्रीमेंट होगा, फिर आई में 1 हो जाएगा, फिर 1 प्रिंट होगा, पहले 0 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर दोबारा इंक्रीमेंट होगा आई में, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर दोबारा इंक्रीमेंट, फिर जब आई में 4 होगा तो तब ये लूप तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा। इसकी दोबारा आप आउटपुट देख सकते हैं। मगर जैसे ही आई में एक वैल्यू आई 5, यानी कि आई में इंक्रीमेंट होता रहा, फिर आई में एक वैल्यू आ गई 5, जैसे ही 5 आई वो लूप एग्जिट कर जाएगा। मीन्स वो कंडीशन चेक होगी आई रिमेन्स लेस देन 5 कभी भी 5 से लेस नहीं होता। आप इसके आउटपुट में देखें वो 4 तक प्रिंट करवा रहा है, 5 कभी 5 से लेस नहीं होता, 5 हमेशा 5 के इक्वल होता है। तो ये कंडीशन फॉल्स हुई और हमारे वहाँ पे प्रिंट करवा के लूप एग्जिट कर जाएगा। तो ये हमारी इसकी एग्जांपल है। आप इस एग्जांपल को अपने डेव C++ पे रन भी करके देखिएगा और अगर कोई मिस्टेक आए तो आप मुझसे हमेशा पूछ सकते हैं। ओके, कंडीशन फॉल्स हुई और उसने हम लूप हमने किया वो है वाइल। अच्छा, इसी तरह का बिल्कुल सेम टाइप का एक लूप है डू वाइल, मगर डू वाइल में और इसमें वाइल में एक फ़र्क है। वाइल में कंडीशन पहले चेक हो जाती है, डू वाइल में कंडीशन बाद में चेक होती है। आपने वाइल का स्ट्रक्चर ये देखें कंडीशन पहले चेक हो रही है, सिंटैक्स अगर इसका देखें। अच्छा, अब आप आ जाए डू वाइल पे। डू वाइल पे एक दफ़ा अगर डू का कीवर्ड लिख के हम बॉडी ब्लॉक शुरू कर देंगे अपने और लूप का, मगर बॉडी एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होगी, फिर बाद में कंडीशन चेक होगी और उसके बाद फिर दोबारा अगर कंडीशन ट्रू होती है तो दोबारा ऊपर आके दोबारा वो उस बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये कंडीशन वो यानी कि चेक नहीं होगी, यानी कि मीन्स कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप एग्जिट हो जाएगा और उससे बाहर यानी कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट करेगा। तो हमने देखा कि वाइल और डू वाइल में फ़र्क कितना है कि वाइल में कंडीशन पहले चेक होती है, डू वाइल में बाद में होती है। डू वाइल में एक स्टेटमेंट जो है वो ज़रूर एग्जीक्यूट होगी, आया कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है वो
स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है, क्योंकि वो जैसी यहाँ से देखें कंट्रोल आया, कंट्रोल ने डू देखा और वाइल यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने लग गया। कंडीशन तो बाद में चेक हुई तो एक दफ़ा स्टेटमेंट ज़रूर एग्जीक्यूट होती है। इसमें इसका भी एक प्रोग्राम है, ये आपने खुद अपने यहाँ से कॉपी करें या इस तरह लिख के देखें। मेरा तो मशवरा आपको यह है कि आप यहीं से देख के लिखें, ताकि यानी कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो। ये प्रोग्राम है, मैं आपको ये फाइल दे दूँगा, आप यहाँ से देखें, ये लिखें और इसको टेस्ट करके देखें कि आया कि ये रन कैसे हो रहा है या कैसे नहीं हो रहा। तो मगर इसमें है, ये देखें ना आप, ये डू लूप स्टार्ट हुआ, सी आउट हमने आई की वैल्यू सी आउट की, आई में इंक्रीमेंट किया और हमने कंडीशन बाद में चेक की, बस इसमें इतना फ़र्क है। अच्छा, हमारा एक थर्ड नंबर पे एक लूप आ जाता होता है, वो होता है फोर लूप। फोर लूप प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस में थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। फोर लूप वहाँ यूज़ होता है, वहाँ हमें पता होता है कि हमने स्टेटमेंट को कितनी दफ़ा चलाना है। वाइल कभी वहाँ भी यूज़ हो जाता है जहाँ हमें पता नहीं होता। फॉर एग्जांपल वाइल एक्स, वाइल यूज़र टाइप्स 0। अब हमें ये तो नहीं पता कि यूज़र कब 0 टाइप करता है, यूज़र 50 वैल्यू टाइप करने के बाद 0 टाइप करे तो वो वाइल लूप तब तक चलता रहेगा। मगर फोर लूप में मोस्टली ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि कंडीशन, ये लूप कितनी दफ़ा चलना है, 1000 दफ़ा चलना है, लाख दफ़ा चलना है, 20 दफ़ा चलना है, तो हम फिर यूज़ करते हैं फोर लूप। अच्छा, इसका सिंटैक्स देखें। फोर एक कीवर्ड आता है, उसके बाद हम ब्रैकेट में हम 3 चीज़ें इसमें ज़रूर लिखते हैं। सबसे पहली चीज़ है हमारी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन या लूप का वेरिएबल, हम इसे मोस्टली देते हैं काउंटर का नाम, ठीक है। उसके बाद मैं इसका लिख भी देता हूँ कि ये कैसे होता है, इसको कॉपी कर देता हूँ ताकि आपको सिंटैक्स ना भूले। अच्छा, अगर हम देखें, पहला होता है हमारा सबसे पहला हम काम करते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर, यानी कि काउंटर मीन्स हमने आई पे लूप चलाना है या जे पे लूप चलाना है, जिस पे भी चलाना है वो चलाएंगे। दूसरी स्टेटमेंट होती है हमारी कंडीशन, कि कंडीशन क्या होगी। कंडीशन कंडीशन कैसे हो सकती है, आई लेस देन 5, ये नीचे देखें अगर मैंने एक कंडीशन लिखी हुई है आई लेस देन इक्वल टू 5। और स्टेटमेंट 3 होती है हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट होगा या काफ़ी लोग डिक्रीमेंट भी करते हैं। डिक्रीमेंट का मतलब है वैल्यू डिक्रीज कर देना, इंक्रीमेंट का मतलब है वैल्यू इंक्रीज कर देना। स्पेलिंग मेरे ख्याल है। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास होते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और ये होती है हमारे पास लूप बॉडी। जितनी भी स्टेटमेंट होगी वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगी और वो बार बार इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब मैंने उसी तरह का एक उसको बनाया भी था, हमने कोशिश की, हमने सबसे पहले कीवर्ड लिखा फोर, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई रिमेन्स लेस देन 5, आई प्लस प्लस, ठीक है। ये तो सिंपली ऐसा काम है कि आई, सबसे पहले हमने इनिशियलाइजेशन की, इनिशियलाइज क्या किया, एक वेरिएबल लिया इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, हमने कंडीशन लगाई जब तक आई लेस देन इक्वल टू 5 रहे तब तक आई में 1 का इंक्रीमेंट करता रहे और इस बॉडी को एग्जीक्यूट करता रहे। अच्छा, इस फॉर्म में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ये इंटीजर वेरिएबल इंट आई पहले ले लिया, ओहो ये अच्छा, अगर आपने ये इंटीजर वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर दिए तो उसको इनिशियलाइज ना कराएं। फॉर एग्जांपल आपने पहले यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करवाया हुआ और आप चाहते हैं लूप के अंदर इनिशियलाइज कराओ, तो ये लूप के अंदर भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं आप। हम इसका स्कोप देखेंगे कि अगर लूप के अंदर इनिशियलाइज करवाया जाए तो ये कहाँ पे एक्सेस हो सकता है या नहीं, ये हमारी बाद की डिस्कशन है। फॉर द टाइम बिंग वी आर डिस्कसिंग वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ लूप्स एंड कंडीशनल स्ट्रक्चर्स। अच्छा, अब हमें कुछ बातें समझ आ गई, हमने लूप्स को देख लिया, वाइल, डू वाइल और फॉर लूप को देख लिया। अच्छा, इसमें वो बताता है स्टेटमेंट, अब हम ये देखते हैं स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कब होती हैं। जो पहली स्टेटमेंट होती है ना, जिसे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर, वो हमेशा 1 टाइम एग्जीक्यूट होती है। इनिशियलाइजेशन हमेशा 1 टाइम होगी, इंट आई इज इक्वल टू 0, ये लूप में एक दफ़ा चलेगा। दूसरी आती है कंडीशन, आप इसे देखें, अगर ये दरमियान में है, इसको मैं थोड़ी स्पेस दे के अलहदा करके देखूं, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन है, ये 5 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। जितनी दफ़ा लूप चलेगा उतनी दफ़ा कंडीशन तो हमेशा हर लूप पे ही चेक होगी। उसके बाद आई प्लस प्लस, ये भी हर एग्जीक्यूशन पे एग्जीक्यूट होगा, यानी कि हर जब भी ब्लॉक ऑफ सेट एग्जीक्यूट होगा तो ये आई प्लस प्लस भी ज़रूर होगा। तो
अब हमने देखा कि कौन कौन सी स्टेटमेंट कब कब एग्जीक्यूट होती हैं। हम इसकी ना एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक सेम एग्जांपल है, मगर ये हमने फॉर लूप के थ्रू किया। द एग्जांपल बिलो विल प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 0 to 4। अच्छा, हम कहते हैं सबसे पहला एक यानी कि करेगा क्या 0 से 4 तक। हमने एक लूप लिया फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया आई और उसको हमने स्टार्ट कराया 0 से। आई में लेस देन 5 तक चले और क्या करता रहे, आई में 1 का इंक्रीमेंट करता रहे। और उसके बाद उसने हमने स्टेटमेंट लिख दी सी आउट, हमने आई की वैल्यू आउट सी आउट करवा दी, यानी कि पहले 0 को 0 प्रिंट होगा, फिर 1 फिर 2 फिर 3। आपने इसको सेम उसी तरह डेव में इसको अप्लाई करके देखना है कि आया कि रन हो या नहीं। अच्छा, जब रन हो रहा हो फिर आपने ना इसकी वैल्यू चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल आप इसके साथ खेलें, ये कोड बड़ी खूबसूरत चीज़ है। आप इसके साथ जितना खेलेंगे उतना ये आपको ज़्यादा आएगा। आप फॉर एग्जांपल एक कोड एग्जीक्यूट हो गया, आप दोबारा एक काम करें, मैं आपको इससे मैं एक एग्जांपल करके बताता हूं ताकि आप यानी कि कोड के साथ थोड़ा गेम करें। आप मतलब इससे इंसान चीज़ें सीखता ही है। ये देखें, ये कोड है, यहाँ पे मैंने आके अपना वो 4 वाला लूप वाला पेस्ट कर दिया। अब देखें, ये 5 तक चल रहा था, तो ये देखें ये 5 तक इसने रन हुआ और 0 से लेके 4 तक इसने वैल्यूज़ हमें प्रिंट करवा के बताई। ठीक है, अब आप इसकी कंडीशन में थोड़ा नंबर चेंज कर दें। आप कहें आई रिमेन्स लेस देन 20। ये एक थोड़ी सी चेंज आई है। हम देखते हैं कि अब कितनी वैल्यू प्रिंट करवाता है। अब अगर हम इसे रन करेंगे, ओहो, मेरा ख्याल है हम इसे कंपाइल पहले करना चाहिए ताकि यानी कि वो इस स्टेटमेंट पे जो कोड है उसको, इस प्रोजेक्ट में जो कोड है उसको आके देखे और उसको कंपाइल करे। अब हम अगर रन करेंगे, हमने एक कंडीशन लगाई थी आई रिमेन्स लेस देन 20 और वो उसने 0 से लेके 19 तक हमें प्रिंट करवाया। तो इस तरह कोड से खेलें, थोड़ा उसकी चीज़ें चेंज करें, उसमें थोड़ी तब्दीलियां करें, थोड़ा एरर्स आए उनको आप ठीक करें, तो इस तरह इंसान थोड़ा ज़्यादा सीखता है। एक और एग्जांपल है, वो मैंने वही सेम केस, मगर आई 10 तक जा रहा है, लेस देन इक्वल टू 10 तक जा रहा है। आपने ये भी एग्जीक्यूट करवा के देखनी है अपने डेव C++ में। अच्छा, इसके बाद एक और एंड में स्टेटमेंट आती है, वो होती है, हम 2 स्टेटमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं, ब्रेक और एक इसके बाद पढ़ेंगे अच्छा ब्रेक और कंटिन्यू। अच्छा, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है? सबसे पहले हम ब्रेक देखते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट का मैं पहले भी एक इंट्रोडक्शन करवा चुका हूँ, मगर फिर बताता चलूँ कि ब्रेक स्टेटमेंट किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड से हमें बाहर निकाल देती है। फॉर एग्जांपल, हमने ये यहाँ पे आप देखें एक एग्जांपल है, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 आई रिमेन्स लेस देन 10 आई प्लस प्लस, यानी कि एक लूप है जो 0 से लेके 9 तक चलेगा, यानी कि लेस देन 10 तक चलेगा। इसमें होगा क्या, मगर इसमें कंडीशन चेक कर रहा है, इफ आई इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है कि अगर आई 4 के इक्वल आए तो वो क्या करे, वो ब्रेक कर दे, मीन्स वो ना इस लूप की बॉडी से हमें बाहर निकाल दे। यानी कि जैसे ही आई इक्वल टू 4 हुआ वो हमें यानी कि लूप की बॉडी से एग्जिट करवा देगा। हम इसे देखते हैं एग्जीक्यूट करके कि इसका क्या आउटपुट आती है। यानी कि सिंपली अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट को देखें तो ये एक ब्लॉक ऑफ कोड से हमें बाहर निकाल देती है। हम इसको कंपाइल किया, इसको हमने रन किया, तो आपने देखा कि हालांकि लूप तो हमने कहाँ से कहाँ तक चलाया, लूप हमने चलाया हुआ है आई इज इक्वल टू 0 आई रिमेन्स लेस देन 10, यानी कि लूप हमारा चल रहा है 10 तक, मगर हमारे पास जो आउटपुट आई है, आप इस आउटपुट को देखें 0 1 2 3 के बाद आउटपुट ही नहीं आई। हुआ क्या, जैसे ही उसने देखा कि इफ आई इज इक्वल टू 4, ये कंडीशन ट्रू हुई जब आई इक्वल 4 के इक्वल हुआ। आई पहले 0 था, फिर आई में इंक्रीमेंट हुआ, फिर 1 2 3 4, जैसे ही 4 हुआ उसने ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक किया उसने हमें वो लूप की बॉडी के बाहर ला के उसने फेंका। ठीक है, यानी कि लूप की बॉडी के बाहर से स्टेट में वो स्टार्ट होगी। तो ये हमें किसी भी लूप की बॉडी को से बाहर लूप को ब्रेक कर देता है। हम इसे सोच सकते हैं कि लूप से इमरजेंसी एग्जिट हो तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और स्टेटमेंट आती है कंटिन्यू। कंटिन्यू होती है कि वो ना कंटिन्यू स्टेटमेंट हमें दोबारा लूप की जो उसके नीचे जितनी भी स्टेटमेंट होंगे उन सबको स्किप कर देगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसमें हमने ये कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाई है।
ठीक है। जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट देखेगा वो इस लूप की नीचे उसके जो भी स्टेटमेंट होंगे उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल लूप 1 से लेकर 10 तक चल रहा है, व्हेन i इज इक्वल टू 4, i जैसे ही 4 होगा, कंटिन्यू का मतलब है वो दोबारा लूप के ऊपर आ जाएगा, यानी कि वो नीचे उसके कोई जो भी स्टेटमेंट है उनको इग्नोर कर देगा, यानी कि ये लूप रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट को इग्नोर करने के लिए हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज होती है। हम इसको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं कि ये कहता क्या है। हम डेव को ओपन करते हैं, हम इसमें हम यहाँ पे अपना कंट्रोल V करते हैं प्रोग्राम और हम इसको कंपाइल करते हैं, इसके बाद हम इसको रन करते हैं। अब रन करेंगे, आप इसकी आउटपुट देखने की कोशिश करें अगर, तो इसमें होगा क्या, इसमें होगा 0 1 2 3 5, यानी कि 4 नहीं आया। 4 का मतलब है इफ़ i इज इक्वल टू 4, जैसे ही i 4 के इक्वल हुआ कंटिन्यू, यानी कि उसने उस बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स को इग्नोर किया और वो दोबारा उसको लूप के सर पे, यानी कि लूप की जिसे कहते हैं कंडीशंस पे पहुंचा दिया, यानी कि दोबारा से कंडीशन चाहिए कि उसने बाकी सारे स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर दिया। ये एक लूप की काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट को इग्नोर करने के लिए कंटिन्यू यूज़ होता है, ये दोबारा लूप पे हमें पहुंचा देता है। तो हम इसे इस तरह देख सकते हैं। आप इसको और भी, इसकी मैंने प्रॉब्लम दी हुई है, आप उसको और भी मोर एग्जांपल्स, मैंने इसकी और एग्जांपल्स भी दिए 3-4, आप उनको भी एग्जीक्यूट करके देखें, उन्हें समझने की कोशिश करें कि वो हैं क्या चीज़ें। अच्छा, इसके बाद ये भी एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू प्रिंट पॉजिटिव नंबर एंटर बाय द यूज़र, ये एग्जांपल है। एंड इफ़ द यूज़र एंटर्स अ नेगेटिव नंबर इट इज़ स्किप्ड। हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो यूज़र से कहे प्लीज़ इनपुट अ नंबर, यूज़र एक नंबर इनपुट करे तो वो उसको प्रिंट करता रहे, मगर जब यूज़र नेगेटिव नंबर इनपुट करे तो उसको स्किप कर दे, यानी कि उसको प्रिंट ना करे। अब आपको और हम सबको पता है कि जो नेगेटिव नंबर होता है इसकी निशानी क्या होती है, ये 0 से लेस होता है। अगर पॉजिटिव नंबर होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा और नेगेटिव नंबर हमेशा लेस देन 0 होगा। अच्छा, हम यूज़र से कहेंगे इंटर एन इंटीजर, हम सी इन कराएंगे एक नंबर वेरिएबल में, हमने ऊपर एक इंटीजर नंबर वेरिएबल लिया हुआ, हम यूज़र से कहेंगे इंटर एन इंटीजर, एक इंटीजर उसको नंबर में इनपुट करवा दिया। इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, अगर वो जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है तो हम यूज़र को कहेंगे यू इंटर अ पॉजिटिव नंबर और हम उसको आगे नंबर भी प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। और इसी तरह का एक और सिस्टम कर सकते हैं, इफ़ नंबर इज लेस देन 0, तो हम मैंने इसकी 3-4 एग्जांपल्स दी हुई हैं। नेक्स्ट में ऐसा है कि एल्स ये कर दे यू इंटर्ड अ नेगेटिव नंबर। तो इसमें हो क्या रहा है, यूज़र से ना हम नंबर ले रहे हैं और कंडीशनल स्ट्रक्चर को दोबारा प्रैक्टिस करने की खातिर हम ये देख रहे हैं कि आया कि यूज़र ने पॉजिटिव नंबर इनपुट किया या नहीं। हमने एग्जांपल्स को मज़ीद तफसील से देखेंगे जब हमारा ऑनलाइन सेशन होगा। इसके बाद ऑनलाइन सेशन के बाद जब हमारा दूसरा फिजिकल क्लास होगी फ्राइडे को, तो हम इसको और भी तफसील से आपकी क्यूरीज को आंसर कर सकेंगे। अच्छा, ये एक और स्टेट प्रॉब्लम है, डिस्प्ले नंबर फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग व्हाइल लूप। ये सेम यानी कि एग्जांपल मैंने कहा बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, असल में प्रोग्रामिंग हमेशा प्रैक्टिस से आती है। अब यहाँ से नहीं आप कहीं और से क्वेश्चंस उठाएं और उनको प्रैक्टिस करें, तो ये बड़ा अहम होगा। अच्छा, अब एक छोटा सा कंसेप्ट है हमारे पास, एरेज। एरे का मतलब है एक कोई भी कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस इन आवर मेमोरी। हमने मोस्टली प्रोग्रामिंग में करना क्या होता है, हमने ना एक ही टाइप के ज़्यादा सारे वेरिएबल स्टोर करने होते हैं। लाइक आपकी क्लास है 50 की और अगर आपने पूरी क्लास के CGPA स्टोर करना है तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप हर बच्चे के नाम से एक नया वेरिएबल बनाएं या हर बच्चे के CGPA स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाएं, यानी कि इस तरह आपके 50 वेरिएबल्स बनेंगे। या तो आप एक वेरिएबल बना दें एरे, जिसमें आप ज़्यादा सारे वेरिएबल्स स्टोर करवा सकते हैं, वो एक ही टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फ्लोट टाइप का एरे है तो उसमें फ्लोट स्टोर होंगे, स्ट्रिंग टाइप का एरे है तो स्ट्रिंग, या हमारे पास अगर इंटीजर टाइप का एरे है तो इंटीजर पे स्टोर होंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक एरे को पहले डिक्लेयर करेंगे, फिर उसको इनिशियलाइज करेंगे, फिर उसकी वैल्यूज एक्सेस करने की कोशिश करेंगे और हम एक आध इसकी एग्जांपल करेंगे ताकि हमें एरेज का कंसेप्ट आ जाए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वो कहता है एक एरे जो बनता है, फिर ये हमने ना 8 साइज का 9 साइज का एरे लेंथ कितनी है 9। लेंथ का मतलब है कि कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है इसमें ना 0 से लेके 8 तक, यानी कि अगर हमने 0 से स्टार्ट किया तो 9 वैल्यूज इसमें स्टोर हो रही हैं। अच्छा, इसमें ना हम वैल्यू एक्सेस कैसे करते हैं, हम वैल्यू एक्सेस करते हैं इंडेक्स की मदद से। फॉर एग्जांपल हम अगर एरे ऑफ 0 करेंगे तो हमें 7 एक्सेस होगा,
अगर हम एरे ऑफ 1 करेंगे तो हमें 11 एक्सेस होगा। ये इंडेक्स की बेस पे हमसे वैल्यूज एक्सेस होती हैं। ये हम देखते हैं क्या होता है, हम इसको इसकी एग्जांपल भी करेंगे। अच्छा, इन C++ एलिजा आप ये पढ़िएगा कि वेरिएबल है जो मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं मगर एक ही टाइप की, और ये कंटीजियस मेमोरी लोकेशन होती है। इट कैन स्टोर कंटीजियस का मतलब है एक दूसरे के साथ साथ साथ, यानी कि अगर हमने 50 बच्चों की वैल्यू स्टोर करनी है तो सबके डाटा जो है वो एक बच्चे के साथ 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 इस तरह लाइन में पड़ा होगा मोस्टली। बहरहाल बहुत मेमोरी की डीप इम्प्लीमेंटेशन में हम नहीं जा रहे, बट सिंपली हम ये कंसेप्ट समझने के लिए काफ़ी है। वो एग्जाम्पल दे रहा है, सपोज अ क्लास हैज 27 स्टूडेंट्स, हम उसका 27 साइज का एरे ले लेते हैं। उसने एक एरे लिया डबल टाइप का और उसका नाम ले रखा ग्रेड, और उसका साइज इस हमने स्क्वायर ब्रैकेट में देते होते हैं जिसका हमने नाम रख दिया, जिसको हमने साइज क्या दिया 27। ये है एरे डिक्लेयर करने का तरीका, ठीक है। आगे भी वो बता रहा है डाटा टाइप लिखेंगे सबसे पहले, डाटा टाइप इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, व्हाटएवर, और उसके बाद एरे नेम लिखेंगे, एरे नेम आई ए बी सी ग्रेड। मोस्टली जो हम जिस नाम का वेरिएबल बनाते हैं कोशिश करें कि वेरिएबल जो है वो थोड़ा समझ आने वाली चीज़ हो, तो बहरहाल ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है। मगर हम फिलहाल क्या देख रहे हैं, हमने डाटा टाइप लिखी, एरे का नेम लिखा और इन ब्रैकेट्स में एरे का साइज लिखा कि एरे आया 50 साइज का या 100 का। ये इंट x ऑफ 6, इसका मतलब है एक x एरे है जो जिसका साइज क्या है 6 है। अच्छा, अगर हमने सिंटैक्स टू एक्सेस एरे एलिमेंट, अगर फॉर एग्जांपल हमने एरे को एक्सेस करना है तो हम करेंगे एरे यानी कि जो भी एरे का नाम होगा, फॉर एग्जांपल एरे का नेम है ग्रेड ऑफ 0, तो ग्रेड ऑफ 0 पे जो 0 पे वैल्यू पड़ेगी वो हमें एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। अब हम ना मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल जब भी हम यूज़ करते हैं उसमें 2-3 स्टेप्स होते हैं। मोस्टली हम एक स्टेप में भी सब कुछ कर सकते हैं। सबसे पहला काम होता है डिक्लेरेशन, फिर इनिशियलाइजेशन और फिर उसका वेरिएबल का यूज़ हो सकता है। तो सबसे पहले हमने डिक्लेयर करने का तरीका सीखा कि हमने डाटा टाइप लिखनी है, उसके साथ एरे का नेम और साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका साइज लिख देना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जो है हमारे पास इसको ना इनिशियलाइज करना है। सिंपली हमने एक वेरिएबल का नाम लिखा 6 और हमने ना ब्रैकेट में उसको 6 वैल्यूज़ दे दी, 19, 10, 8, 17, 9, यानी कि 6 वैल्यूज़ दे दी और ये उसकी 6 वैल्यूज़ को असाइन हो गए। अब इंडेक्स 0 पे पड़ा हुआ है 19, इंडेक्स 1 पे पड़ा हुआ है 10, इंडेक्स 2 पे पड़ा हुआ है 8, इंडेक्स 3 पे पड़ा हुआ है 17, इंडेक्स 9, मतलब इस तरह 0 से 5 तक इंडेक्स जाएंगे और हमारे उन पे ये वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। और अगर आप इंट x और x के दरमियान उसने देखें वेरिएबल का साइज कोई नहीं दिया हुआ कि एरे का साइज कितना है, तो आप जितनी वैल्यूज उसे असाइन करेंगे उसका साइज उतना ही बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप उसे असाइन करते हैं 6 वैल्यूज तो उसका साइज बढ़ जाएगा 6। अगर आप उसको 7 वैल्यूज असाइन कर देते हैं, आप कहते हैं 98 भी है, 78 भी है और 56, यानी कि सारी वैल्यूज, तो अब एरे का साइज क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एरे का साइज हो गया 9, ठीक है। ये तो सिंपल एक छोटी सी बात होगी। अच्छा, अब ना हमारे पास हमने एरे को लिया, उसके अंदर वैल्यूज इनपुट की और अब ना हम उसकी वैल्यूज को डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो अब हमने एक एरे लिया नंबर्स के नाम से, इंटीजर एरे का क्या नाम है नंबर्स, और उसकी साइज कितना है 5 उसका साइज है। और अब 5 साइज के बाद क्या हुआ, अब देखें कि हमने उसको 5 वैल्यूज असाइन कर दी, 1 2 3 4 5, ठीक है। हम उसे लिखेंगे नंबर्स आर, ये यानी कि सी आउट करवाया हमने। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 हमने लूप को चलाया 0 से i रिमेन्स लेस देन 5 से कम रहे, और प्लस प्लस i ये प्लस प्लस i का मतलब है इंक्रीमेंट पहले होता है और i प्लस प्लस का बाद में होता है, तो ये लूप में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर नहीं रहे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नंबर्स ऑफ i में सबसे पहले क्या होगा 0, यानी कि नंबर ऑफ 0, यानी कि सबसे पहले जो 0th इंडेक्स पे नंबर पड़ा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद i में एक इंक्रीमेंट होगा तो 1 इंडेक्स पे जो नंबर पड़ा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। इस तरह यानी कि डिफरेंट इंडेक्स पे जो नंबर पड़े होंगे वो डिस्प्ले होते रहेंगे सी आउट की मदद से। अच्छा, मैंने इसकी थोड़ी असाइनमेंट्स भी दी हैं एरेज की, मैंने कहा डिफरेंट काम आप करके सोचें, मगर लास्ट क्वेश्चन जो है वो चाहता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद करें, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। हम इसको डेव में एग्जीक्यूट करके देखते हैं और हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि आया कि ये क्वेश्चन कहता है ये क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता ये है
राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एन एरे ऑफ साइज 5, जिसमें हमने एक साइज 5 का एरे डिक्लेयर करवाना है। अच्छा, देन फाइंड एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द एरे, मतलब उस एरे में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल 1000, 2000, 25, 26 सारी वैल्यू स्टोर है, तो सबसे मैक्सिमम है 2000, तो 2000 डिस्प्ले कराए कि मैक्सिमम वैल्यू इज 2000। तो हम चलते हैं डेव की तरफ और हम इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हम एक एरे लेते हैं, हम करते हैं, हम एक इंटीजर टाइप का एरे लेते हैं, इंट। ये मैं आपके सामने इस वजह से कर रहा हूँ ताकि अगर आप भी कोड करना चाहें या कोई सोल्यूशन इंप्लीमेंट करना चाहें तो वो भी करें, आपको उसमें कोई मुश्किल ना हो। आपने एक एरे लिया, कितने साइज़ का, हम 5 साइज़ का ले लेते हैं, और हम इसको में ना वैल्यूज़ इनिशियलाइज करवा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 35, 67, 98, 56, कितनी वैल्यूज़ हो गई, 4 हो गई, और एक हमने और करवानी है, वो है 45 तो करवा चुके हैं, 12 करवा देते हैं। अब हमने एक एरे लिया जिसका साइज था 5 और उसको हमने इनिशियलाइज क्या करवा दी, 5 वैल्यूज़ इनिशियलाइज करवा दी। अच्छा, अब हमारा काम क्या था, हमने मैक्सिमम फाइंड आउट करना था। ठीक है, मैं इधर कमेंट्स में लिख देता हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने एक वेरिएबल लेना है इंट मैक्स, और हम सपोज करेंगे कि जो सबसे पहले जो वैल्यू पड़ी हुई है ना 5 के 0th इंडेक्स पे वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू, फिर हम उसको सारी वैल्यू से कंपेयर करेंगे और हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं, हम करते हैं मैक्स इज इक्वल टू, हम वहीं पे इनिशियलाइजेशन भी साथ ही करते हैं, इंट मैक्स इज इक्वल टू एरे ऑफ 0। हमने सोचा कि ये फर्स्ट वन वैल्यू हमने एज अ मैक्सिमम ले ली, हमने सोचा कि मैक्सिमम है, और हम कंपेयर करेंगे बाद में कि आया कि अगर इससे कोई वैल्यू बड़ी आती है तो वो उस वैल्यू को मैक्सिमम में सेव करवा दे और हम बाद में मैक्सिमम डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, फॉर int I is equal to 0, I remains less than 5 and I प्लस प्लस, का मतलब है एक लूप है जो 0 से लेके 5 तक चलेगा। और अच्छा, अब अगला स्टेप हमारे पास क्या होता है, अब हमने करना क्या है, अब हमने मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ मैं ब्रैकेट्स नहीं लगाई, ब्रैकेट्स ज़रूरी होती हैं, इफ़ एरे ऑफ I is ग्रेटर देन मैक्सिमम, या हम ग्रेटर देन मैक्सिमम, फिर क्या करें, मैक्सिमम में क्या डाल दें, अरे ऑफ आई, यानी कि अगर कोई ऐसी वैल्यू आती है जो आई की वैल्यू से बड़ी है, फॉर एग्जांपल हमने पहले 0th इंडेक्स चेक किया, फिर अब ये मैं क्या कर बैठा हूँ, ये जो कोड था, ये ब्लॉक ऑफ कोड हमने लिखना था इधर। ये मैंने एक लूप चलाया जो आई 0 से लेके 5 तक चलेगा, और उसमें हो क्या रहा है, वो चेक कर रहा है कि इफ़ एरे ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम, मतलब ये है कि जो इंडेक्स आई का है, फॉर एग्जांपल अरे ऑफ 0, उस मैक्सिमम में हमने क्या डाला था, अरे ऑफ 0, यानी कि अरे ऑफ 1 अगर अरे ऑफ 0 से बड़ा है तो मैक्सिमम क्या होगा, वो अरे ऑफ आई होगा, यानी कि अरे ऑफ 1 होगा। फिर अगला चेक करेगा, इस तरह चेक करता रहेगा, जो भी बड़ी वैल्यू आएगी वो उसमें पुट करेगा। ये इसको मैं ना आपको जब हमारा ऑनलाइन सेशन होगा तो इसको मैं इस बेस जैसे कहते हैं, आपको हार्ड कॉपी पे भी इसको
एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा कि आया कि ये काम कैसे कर रहा है, मगर मैं आपको सिंपली एरे का एक वो बता रहा हूँ। तो हम एंड पे सी आउट करा देंगे, सी आउट मैक्सिमम इज, आपने इसके, क्योंकि आपने कोई स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो स्ट्रिंग लिखते हुए आपने इन्वर्टेड कॉमास ज़रूर लगाने हैं। मैक्सिमम इज, आपने एक वेरिएबल लिया था उसमें मैक्सिमम वैल्यू स्टोर होगी, वो सारी वैल्यू को चेक करेगा, अगर कोई भी वैल्यू सबसे बड़ी जो होगी वो उसमें स्टोर हो जाएगी और वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। इसमें देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। मेरा ख्याल है हमने यहाँ पे कोई गलती किया, गलती ये की है कि हमने कहीं पे कोई नई इंसान गलती करता है। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं भी जब कोड कर सकता हूँ तो मैं भी कोई ना कोई गलती ज़रूर कर सकता हूँ, ठीक है। वो मुझे भी बताएगा कि आपने भी गलती की है, तो आपने गलतियों से परेशान नहीं होना। उसका कोड को देखें, उसको कोई अगर कोई एरर आते हैं एरर हल करें या जो भी है। तो मैंने यहाँ पे ना ये जो मार्क है जिसे इसे क्या कहते हैं, अगर मैं इसके साइज़ को इंक्रीज करके दिखा सकूं, ये जो होता है इसे कहते हैं टर्मिनेटर, यानी कि लाइन टर्मिनेटर होता है C++ में। पाइथन में ये नहीं होता, बट अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो वो मुझे एरर दे देगा। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैक्सिमम इज़ 98, तो उसने डिफरेंट वैल्यूज़ को चेक किया और जो भी मैक्सिमम थी उसको मैक्स वैल्यू मैक्स वेरिएबल में डाल दिया और एंड में हमने मैक्स वेरिएबल आउटपुट करवा दिया। तो इस एग्जांपल को आपने रन करके देखना है। ये एग्जांपल मैं आपको नोट्स में नहीं दे रहा क्योंकि एग्जांपल आप खुद करके देखेंगे और मैं आपसे पूछूंगा कि एग्जांपल कैसी है। तो हम एक एग्जेक्टिव से समरी देख लेते हैं। मेरा ख्याल है लेक्चर लंबा हो गया, बट इट्स स्टिल वर्थ इट। हम एक समरी देख लेते हैं। क्या है, हमने सबसे पहले इफ़ कंडीशंस देखी, फिर वाइल लूप्स देखे, उसके बाद हमने एरेज देखे। तो इसके हमने एग्जांपल्स भी की। तो आप बच्चों को अगर ये देखें, इफ़ एल्स स्विच की हमने, और मेरा ख्याल है 2-3 चीज़ें और भी की हैं। हमने किया कंटिन्यू, एक ब्रेक स्टेटमेंट की हमने, उसके अलावा हमने एरेज का कंसेप्ट देखा, ठीक है। एरेज का हमने एक प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंट किया जो कि मैक्सिमम फाइंड आउट करता था एरे की लिस्ट से, ठीक है। तो आपको इसमें से कोई मसला या कोई आपको चीज़ समझ ना आए तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई इस चीज़ों को समझने में मसाइल आते हैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। तो ठीक है बेटा, ये मैं ना आज ही आपको मैं सेंड कर दूंगा, फिर बाकी हम देखेंगे कि इसके बाद हम अपने ऑनलाइन सेशन में इस चीज़ को दोबारा डिस्कस करके देखेंगे कि आया कि आइदर दिस वीडियो रिकॉर्डिंग इज़ वर्किंग, और आया कि हमें कोई और तरीका आजमाना चाहिए। तो इंशाल्लाह वी विल स्टडी किसी भी तरीके से। तो थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।